नमस्कार। सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आधुनिक हिंदी साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना दृष्टि पर। हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आलोचना को लेकर हमने इससे पहले भी व्याख्यान दिया। आलोचना का स्वरूप और विकास, फिर आचार्य शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि, और आज हम बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना दृष्टि। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मूलतः इतिहास लेखक हैं। उन्होंने इतिहास का लेखन किया है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। एक तटस्थ आलोचक के रूप में आपकी पहचान है। बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी दुराग्रह के आप स्वतंत्र रूप से, एक तटस्थ रूप से रचना की आलोचना करते हैं। और आपकी दृष्टि अन्वेषक की दृष्टि रही है, गवेषणापूर्ण रही है, शोधपरक दृष्टि रही है। विभिन्न विषयों पर, रचना पर, रचनाकार के व्यक्तित्व पर, उसके जन्म आदि को लेकर, जीवन परिचय को लेकर एक शोधपरक दृष्टि से आपने कवि का, रचनाकार का जीवन परिचय प्रस्तुत किया है। निबंधकार के रूप में आप तो एक ललित निबंधकार के जन्मदाता कहे जाते हैं। द्विवेदी जी से पूर्व समीक्षात्मक निबंधों की, विचार प्रधान निबंधों की प्रधानता थी, चिंतन प्रधान निबंधों की प्रधानता थी, पर साहित्य जगत में ललित निबंध को लाने वाले और उसको एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने वाले निबंधकार के रूप में आप प्रतिष्ठित रहे। अशोक के फूल, कुटज, देवदारू, शिरीष के फूल, वसंत आ गया आदि अनेक निबंध हैं जो आपकी सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय प्रस्तुत करते हैं। उपन्यासकार के रूप में बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा आदि अनेक उपन्यासों की रचना की। और व्याख्याता और कुशल एवं सफल शिक्षक भी रहे। हिंदी साहित्य से प्रारंभ से ही प्रेम रहा और शांति निकेतन में एक दीर्घ अवधि तक आपने शिक्षण कार्य किया। वहाँ आप रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित हुए, आचार्य क्षितिमोहन सेन के संपर्क में आए और उनके सानिध्य में आपकी प्रतिभा में और अधिक निखार आया और अधिक कुशल हुए। तो आज हम उनके आलोचक रूप की बात करेंगे। उनकी कौन सी आलोचनात्मक कृतियां रही और उन कृतियों की मूल विशेषताएं क्या रहीं। इन्होंने जो आलोचना समीक्षा की, उस समीक्षा दृष्टि पर हम विशेष रूप से आज विचार करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वे उपन्यास है, निबंध है, पत्र है या अन्य जो भी इतिहास ग्रंथ आदि हैं, वे सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली नाम से, जो 12 भागों में प्रकाशित हुई है राजकमल से। तो इसमें इनकी सभी रचनाओं का संकलन है। यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल जी के समकालीन ही रहे, 1907 में इनका जन्म हुआ और इनका लेखन कार्य भी शुक्ल जी के समय में ही प्रारंभ हो गया था। पर शुक्ल जी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के पश्चात इनका लेखन कार्य उसके पश्चात चलता रहा। और शुक्ल जी की जो इतिहास दृष्टि थी, जो उनकी आलोचना दृष्टि थी, या उन्होंने रचना को लेकर जो मान्यताएं, जो धारणाएं अपने रचनाओं में सिद्ध की, उन मान्यताओं का, उन धारणाओं का द्विवेदी जी बड़ी गंभीरता से मूल्यांकन करते हैं। और जो मान्यताएं, जो धारणाएं उन्हें प्रतिकूल जान पड़ती हैं या पूर्वाग्रह से युक्त जान पड़ती हैं, उनको केवल खारिज ही नहीं करते, अपितु सबल तर्क युक्त होकर, प्रमाण सहित उनके विरोध में खड़े होते हुए उसका एक विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं। तो शुक्ल जी के आलोचना दृष्टि के साथ एक तुलनात्मक दृष्टि रखते हुए आज हम
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना दृष्टि पर बात करेंगे। शुक्ल जी के समय में आलोचना के क्षेत्र में विशेष रूप से दो मान्यताएं थी। एक मान्यता थी जो साहित्य को युग सापेक्ष मानते हुए वैष्णव नैतिकता के मानदंड से साहित्य का मूल्यांकन करते थे। वे साहित्य को तात्कालिक परिणाम मानते थे, युग सापेक्ष मानते थे। और जो वैष्णव नैतिकता थी, नीतिपरकता थी, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी आए, पर आचार्य शुक्ल जी इस दृष्टि के विशेष प्रणेता माने जाते हैं, इस विचारधारा के विशेष समर्थक माने जाते हैं। और दूसरी मान्यता डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नागेंद्र की थी, जिन्होंने रचनाकारों का सौंदर्य शास्त्रीय और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया। छायावाद की कविताओं का, छायावादी रचनाओं का, जिन्हें शुक्ल जी खारिज करते हैं और उन्हें वायवी और काल्पनिक और परोक्ष के रूप में मानते हैं, उन्हीं रचनाओं का डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नागेंद्र सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं और छायावादी कवियों को प्रतिष्ठित करते हैं। तो उनका योगदान इन दोनों आलोचकों को जाता है। शुक्लोत्तर युग में दो नवीन मान्यताएं हमें दिखाई देती हैं। एक रही ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए, अथवा मानवतावादी, समाजवादी दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए किसी भी रचना का मूल्यांकन करना, उसकी आलोचना करना। और दूसरी दृष्टि रही मार्क्सवादी समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण की। मार्क्सवाद से प्रेरित होकर मार्क्सवादी समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण को आधार में रखते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा की जो आलोचना दृष्टि है, वह प्रगतिवादी रचना की, प्रयोगवादी रचना की इस दृष्टि से समीक्षा करते हैं, मूल रूप से प्रगतिवादी रचना की। ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए, एक मानवतावादी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए, परंपरा से जोड़ते हुए रचना और रचनाकार के व्यक्तित्व को, उसकी कृतित्व को का मूल्यांकन करना, इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाले या इसके प्रणेता पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहे। ये एक नवीन परंपरा का प्रारंभ हो रहा। तो ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आलोचना करने की जो पद्धति है, वे द्विवेदी जी से प्रारंभ होती है। वे इसके जन्मदाता, इसके उन्नायक माने जाते हैं। अब हम बात करें मित्रों शुक्ल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं के बारे में। आलोचना परक रचना है, एक और उनकी इतिहास परक ग्रंथ है, जिसमें विभिन्न कवियों का, उनकी रचनाओं का मूल्यांकन भी मिलता है, और दूसरी ओर व्यावहारिक समीक्षा के रूप में आलोचनात्मक ग्रंथ भी मिलते हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये तीनों इनकी इतिहास परक ग्रंथ हैं, जो आचार्य शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास को सामने रखते हुए उनकी जो न्यूनताएं थी या उनमें जो एक पक्षीयता थी, उसका विरोध करते हुए एक नवीन दृष्टिकोण को सामने लाते हुए ये इतिहास परक ग्रंथों की रचना करते हैं। आलोचना परक ग्रंथ इनके जो रहे, उनमें सबसे मुख्य है कबीर, नाथ संप्रदाय, सूर साहित्य, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये इनके आलोचना परक ग्रंथ रहे। इसी के साथ ही इन्होंने मध्यकालीन धर्म साधना, इसकी रचना की, जिसमें पूरे मध्यकाल की धर्म साधना को एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में, एक पूरी पारंपरिक पृष्ठभूमि के रूप में वैदिक काल से प्रारंभ करके
और मध्यकालीन धर्म साधना का बोध कराते हैं। और दूसरी ओर नाथ सिद्धों की बानियां, उनका संकलन करने का एक अभूतपूर्व कार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया। नाथ सिद्धों की बानियां जिनका संकलन, साहित्य का संकलन राहुल सांकृत्यायन जी ने भी किया और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी किया। तो वे प्राचीन साहित्य जो लुप्त हो रहा था उसको संरक्षित करने के लिए, उसको वर्तमान में समाज के सामने लाने के लिए, पाठक वर्ग के लाने के लिए इन्होंने इन बाणियों का संकलन किया, नाथ सिद्धों की बाणियों का। अब हम बात करते हैं उनके आलोचनात्मक निबंधों की। उन्होंने कुछ ऐसे निबंध भी लिखे जिनमें उनकी साहित्य विषयक आलोचना देखने को मिलती है। साहित्य का मर्म, साहित्य का साथी, साहित्य में व्यक्ति और समष्टि, भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, साहित्य के नए मूल्य। सांस्कृतिक निबंधों की भी रचना करते हैं, ललित निबंधों की भी रचना करते हैं, परंतु आलोचनात्मक निबंधों की भी इन्होंने रचना की है और इन निबंधों से इनकी आलोचकीय दृष्टि का पता चलता है। अब हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना दृष्टि कैसी है। द्विवेदी जी किसी भी कृति की आलोचना उसके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में करने के पक्षधर रहे हैं। शुक्ल जी उसे युग सापेक्ष दृष्टि से देखते हैं, तात्कालिक संदर्भों में देखते हैं, परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उस रचना को उसके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में मूल्यांकित करने का प्रयास करते हैं। आदिकाल और भक्तिकाल की जो रचनाएं हैं उनकी इसी दृष्टि से छानबीन की गई और तत्संबंधी पूर्व मान्यताओं का भी वे खंडन करते हैं। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया। उन्होंने उसमें रासो ग्रंथों की अधिकता देखकर, वीर काव्यों की रचना देखकर उसे वीर गाथा काल नाम दिया। और आदिकाल में वे नाथ सिद्ध साहित्य को, जैन साहित्य को सम्मिलित नहीं करते हैं, उसे वे धार्मिक साहित्य कह करके फुटकर खाते में डाल देते हैं। परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल का नामकरण भी वीर गाथा काल ना करके आदिकाल करते हैं और उसको एक ऐतिहासिक सामाजिक परंपरा के विकास के रूप में देखते हैं। और नाथ सिद्ध साहित्य को, जैन साहित्य को भी वे हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका के रूप में, एक पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं। इसी तरह से भक्ति काल का, उसकी छानबीन भी वे ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों में करते हैं। जैसे शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन जब जो आया मध्यकाल में, भक्ति की भावना का जो पूरा प्रसार प्रचार हुआ पूरे मध्यकाल में, उस भक्ति की भावना के पीछे मुसलमानों की पराजय को मूल कारण मानते हैं कि भक्ति की भावना हिंदी भाषी क्षेत्र में मुसलमानों से पराजय के कारण पैदा हुई। उनके पंक्तियां हैं, इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो पूरे मध्यकालीन साहित्य भक्तिपरक साहित्य क्यों रहा, उसमें भक्ति की भावना प्रबल क्यों रही, इसके पीछे वे कारण राजनीतिक उलटफेर को मानते हैं। अपने पौरुष से हताश जाति को मानते हैं कि हिंदू जाति जो थी वो मुसलमानों से निरंतर पराजित होने के कारण हताश हो गई थी, निराश हो गई थी। उनमें गर्व, गौरव, उत्साह का क्षय हो गया था और उनके पास भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं था। तो वे एक तात्कालिक कारण को महत्व देते हुए भक्ति की उद्भव की बात करते हैं, भक्ति आंदोलन की बात करते हैं। इसी मान्यता का खंडन
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बड़े स्पष्ट शब्दों में करते हैं। वे कहते हैं कि हिंदी साहित्य निराशा और पराजित मनोवृत्ति का साहित्य नहीं है। इस क्षेत्र की जातीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हमें साहित्य में मिलता है। तो वे पूरी एक परंपरा को देखते हैं कि ये निराशा का भाव, पराजय होने का भाव इस भक्ति आंदोलन के मूल में नहीं है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तो दक्षिण भारत में हुआ, जहां तो आक्रमण नहीं हुए थे। आक्रमण तो उत्तर भारत में हुए, सिंध में, बलूचिस्तान में, इधर उत्तर भारत की तरफ हुए। परंतु भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तो आलवार संतों द्वारा और दक्षिण के आचार्यों द्वारा प्रारंभ किया गया। और ये एक पूरी भागवत की जो परंपरा है, वैदिक साहित्य की जो परंपरा है, उसके स्वाभाविक विकास के रूप में वे भक्ति आंदोलन को द्विवेदी जी देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका जो उनकी पुस्तक रही, उसमें वे स्पष्ट कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आने वैसा ही होता जैसा आज है। कि इस्लाम को भक्ति के मूल में, उसकी प्रेरणा के रूप में देखना, उसके कारण रूप में देखना, ये अनुचित है। वर्तमान को वे नकार नहीं रहे हैं, इसलिए प्रारंभी वो कह रहे हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं। कि इस्लाम धर्म के आने से एक सांस्कृतिक संक्रमण की स्थिति पैदा हुई और उसका प्रभाव भी भक्ति आंदोलन के रूप में कहीं देखा जा सकता है। परंतु वे साथ ही ये कहते हैं कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तब भी इस साहित्य का 12 आने वैसा ही होता जैसा आज है। इसी तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में रचना का मूल्यांकन करते हैं। पूर्ववर्ती अतीत में जो हो चुका है और पार्श्ववर्ती जो उनके समकालीन और उनके परवर्ती घटनाएं हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में वे रचना के मूल्यांकन करने के पक्ष धर रहे हैं। उनका एक निबंध है साहित्य सहचर, उसमें वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हम मानते हैं कि संसार में कोई घटना अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती घटनाएं वर्तमान घटनाओं को रूप देती रहती हैं। इसलिए जिस किसी रचना या वक्तव्य वस्तु का हमें स्वरूप निर्णय करना हो, उसे पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती घटनाओं की अपेक्षा में देखना चाहिए। तो यहाँ वे रचना को उनकी समकालीनता में और उसकी परंपरा के रूप में देखते हैं कि जो रचनाकार रचना रच रहा है, जो उसका सृजन कर्म है, जो उसकी सृजन धर्मिता है, वे पूर्व में किस रूप में रही और उनके समकालीन घटनाएं कैसे उसको प्रभावित कर रही हैं। केवल वर्तमान से प्रेरित होकर के कोई रचनाकार रचना नहीं करता है। उसके पास अपने पूर्व का अनुभव, पूर्वकालीन रचनाओं के रचनाकारों के अनुभव भी सम्मिलित होते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हुए वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में वह रचना करता है। तो इसलिए किसी भी रचना का आलोचक जब आलोचना कर रहा है, जब उसकी मूल्यांकन कर रहा है, तो उसे पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्यांकन करना चाहिए। इसी तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसी भी रचना के अध्ययन के लिए रचनाकार का अध्ययन और ग्रंथकार के अध्ययन के लिए उसके जीवन, परिवेश और परंपरा का अध्ययन आवश्यक मानते हैं। क्योंकि रचना करने वाला जो रचनाकार है, उसका निजी जीवन,
उसका परिवेश, उसकी परंपरा किसी न किसी रूप में उसकी रचना में आती ही है। रचना की निरपेक्ष रूप से समीक्षा नहीं की जा सकती। रचना का मूल्यांकन करना है तो पहले रचनाकार को समझना आवश्यक है, उसके जीवन को, उसकी कृतियों को समझना आवश्यक है। तो इसीलिए कवि का जीवन उसकी कृतियों को समझने का प्रधान सहायक है। इसलिए जब भी किसी कविता की समीक्षा करनी हो या कहानी की समीक्षा करनी हो तो पहले कवि के व्यक्तित्व को जाने, कवि की विचारधारा कैसी है, उसका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, उसका सृजन धर्म किन परिस्थितियों में हुआ, उसका वातावरण कैसा रहा, ये सब उस रचना की समीक्षा में प्रधान रूप से सहायक रहते हैं। ऐसे ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्य विषयक विचार दृष्टि भी भिन्न रही। साहित्य को लेकर के कवियों ने, गद्यकारों ने, आलोचकों ने अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप उसको परिभाषित करने का प्रयास किया। आलोचक के रूप में हम देखें तो शुक्ल जी ने साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहा, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य जन समुदाय के विचारों को सोचने समझने का साधन मानते हैं। अर्थात साहित्य जन समुदाय की अभिव्यक्ति है। अब शुक्ल जी में और द्विवेदी जी में साहित्य को लेकर के बड़ा सूक्ष्म अंतर है। शुक्ल जी जब जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहते हैं तो वे आगे चल करके उसको शिक्षित जनता से जोड़ते हैं कि जो शिक्षित जनता है उसकी चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब है। पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उसे जन समुदाय कहते हैं, जिसमें शिक्षित, अर्ध शिक्षित, अल्प शिक्षित, अशिक्षित सारा जन समुदाय आ जाता है। तो साहित्य केवल शिक्षित समुदाय के विचारों को ही अभिव्यक्त नहीं करता, अशिक्षित समुदाय के, अर्धशिक्षित समुदाय के साहित्य को भी वे अभिव्यक्ति प्रदान करता है। यद्यपि शुक्ल जी लोक मंगल की बात करते हैं, लोक मंगल की साधनावस्था और सिद्धावस्था की बात करते हैं, पर द्विवेदी जी उसको पूरी तरह लोक साहित्य से जोड़ देते हैं, जबकि शुक्ल जी अभिजात्य साहित्य, शिक्षित वर्ग के साहित्य की अधिक बात करते हैं, क्योंकि उनकी समीक्षा भी चिंतन परक विचार प्रधान रही है। और द्विवेदी जी लोक से जुड़ते हैं, लोक विचारों से, लोक समुदाय से, लोक पर्व से, लोक उत्साह से, लोक पर्वों से जुड़ते हैं। तो इसलिए वे साहित्य को भी जन समुदाय के विचारों को सोचने समझने का साधन मानते हैं। और हिंदी साहित्य को वे भारतीय साहित्य परंपरा का स्वाभाविक विकास और लोक चेतना का प्रतीक मानते हैं कि जैसी लोक चेतना होती है वही साहित्य में प्रकट होती है। इसीलिए द्विवेदी जी आदिकालीन साहित्य का अध्ययन कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों के द्वारा करना उचित समझते हैं। पृथ्वीराज राजसो की बात करते हैं, पद्मावत की बात करते हैं, तो उनमें जो जो कथानक रूढ़ियां आई हैं, जो जो काव्य रूढ़ियां आई हैं, जिनके माध्यम से साहित्य का एक विकास हुआ है, तो उसकी ओर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विशेष रूप से ध्यान देते हैं, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं कथानक रूढ़ियां और काव्य रूढ़ियां वस्तुतः तत्कालीन सामान्य मनुष्य की उस धारणा एवं दृष्टि की परिचायिकाएं हैं जो रचनाओं के कथानकों का ढांचा गढ़ती हैं। तो इस तरह से कथानक रूढ़ियां और काव्य रूढ़ियां लोक जीवन में अनुस्यूत हैं, वे लोक जीवन का एक अंग बन गई हैं और उनको ही काव्य में ले आना और एक कथानक का ढांचा गढ़ना, ये आदिकालीन और मध्यकालीन काव्य की मुख्य विशेषता रही है। तो इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों को विशेष महत्व देते हैं। तो इसी तरह से शुक्ल जी जो आदिकाल
वीर गाथा काल साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहते हैं और उसमें रासो काव्यों की ही बात करते हैं। और नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, अपभ्रंश में रचा गया लोक साहित्य, उसको वे नकार देते हैं, उसको वे खारिज कर देते हैं और धार्मिक साहित्य को साहित्य की कोटि में ही नहीं मानते हैं। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस साहित्य को, जैन साहित्य को, अपभ्रंश में रचित, प्राकृत में रचित जैन साहित्य को, बौद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका के रूप में, एक परंपरा के विकास के रूप में देखते हैं, उसको जानते हैं। और इससे वे काव्य का जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है उसे वे आदि काल का नाम देते हैं, प्रारंभिक काल का नाम देते हैं। और आदि काल की रचनाओं को उनका शोध करके, उनका अनुसंधान करके और वे साहित्य जगत के सामने लाने का एक श्रेयस्कर कार्य भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना दृष्टि के कुछ बिंदुओं को जाना, उन पर हमने विचार किया। इनके अन्य बिंदुओं पर चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।